अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर्स स्पाइन के और स्पाइनल कॉर्ड के देखेंगे। तो उसमें एक तो आता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन और इंट्रिंसिक डिजीज़ स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, तो अब जो सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है वो इनाम दानिश में डिस्कस नहीं हुई भी, तो हम वो थोड़ा सा डेविडसन से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में दो चीज़ें आती हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल माइलोपैथी। ठीक है, पहले तो देखें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है क्या। एक्चुअली ये ओस्टियोआर्थराइटिस की ही वजह से होता है। हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन होती है नेक के पास, उसमें वियर एंड टियर एज रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, एजिंग की वजह से उसकी ओस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो उसमें क्या होगा, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो डिजेनरेट होंगी और ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है, रेडियोलॉजी के लिए हमें ये वियर एंड टियर उसका नज़र आएगा। एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में ये हो जाती है 50 साल की उम्र के बाद। अब ये स्पॉन्डाइलोसिस, इसके साथ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा। की कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क डीजेनरेट हो गई हैं जो हमारी शॉक एब्जॉर्बर होती हैं। ठीक है, तो वो बल्ज होंगी या थिन हो जाएंगी। दूसरा, ओस्टियोफाइट बोन स्पर्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू या स्पाइनल कनाल के अंदर ये ग्रो करेंगे स्पर्स। जॉइंट की आर्थराइटिस होगी और लिगामेंट की थिकनिंग भी हो सकती है। ठीक है, वो भी थिकन हो जाएंगे तो स्पाइनल कनाल उससे नैरो हो जाएगी। तो वैसे तो ये कंडीशन सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एसिम्प्टोमेटिक होती है। ये चेंजेस जो है ना, ये स्पेस को नैरो कर देंगे। स्पेस किसके लिए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए और नर्व रूट्स के लिए है ना, वो नैरो हो जाएगी। नैरो होगी तो कंप्रेशन होगी, अब कंप्रेशन होगी तो फिर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो लेवल इफेक्ट होते हैं वो याद रखिएगा, C5 to 6, C6/7, C4/5, जो कि इंटर्न अफेक्ट करेंगे C6, C7, C5 नर्व रूट्स को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि एजिंग ही इसका प्राइमरी फैक्टर होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एजिंग की वजह से होती है, लेकिन जैसे ऑक्यूपेशन का भी रोल है। बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव अगर कोई नेक मोशन वाली जॉब है किसी की, ऑकवर्ड पोस्चर है, हैवी ओवरहेड वर्क। ठीक है, अगर पहले किसी को नेक की इंजरी हुई हो, उससे जेनेटिक्स भी, हिस्ट्री भी का भी रोल है, फैमिली हिस्ट्री का। स्मोकिंग से भी जो है नेक पेन ज़्यादा होता है, डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है। तो सबसे पहली है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की टाइप, वो है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जिसको हम पिंच्ड नर्व भी कहते हैं। ठीक है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, इसमें क्या होता है, जो नर्व रूट है उसका अक्यूट ऑनसेट ऑफ उसकी कंप्रेशन हो जाएगी जब प्रोलैप्स करेगा लेटरली। जैसे ही डिस्क ने लेटरली प्रोलैप्स किया तो वो नर्व रूट को कंप्रेस करेगा। मोर ग्रेजुअल ऑनसेट में बी ड्यू टू ओस्टियोफाइट इंक्रोचमेंट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ठीक है, या फिर वो जो ओस्टियोफाइट बना है वो उसने वो जो बोनी स्पर बना वो इनक्रोच कर रहा है, ग्रो कर रहा है इंटरवर्टिब्रल फोरामिन के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ओपनिंग्स को नैरो करेगा और नर्व रूट्स को कंप्रेस करेगा। एक ये वजह है। दूसरी डिस्क के प्रोलैप्स वाली वजह हमने देखी कि वो लेटरली प्रोलैप्स हो गई है तो नर्व रूट्स पर प्रेशर दे रही है। तीसरी वजह भी होती है इन्फ्लामेटरी। तो इवन अगर डायरेक्ट मैकेनिकल ट्रॉमा नहीं हुआ, नर्व रूट्स के अगर अराउंड इन्फ्लामेशन है तो उससे भी डिस्क की डीजनरेशन होगी। अब इस सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या क्लिनिकल फीचर होंगे, याद रखिए, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको नेक में पेन है जो कि उसकी अफेक्टेड नर्व रूट पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रेडिएट कर रहा है डाउन द आर्म। ठीक है, शार्प किस्म का बर्निंग या एकिंग पेन होगा। प्रिसाइज जो पाथ है पेन का वो हमें हेल्प करेगा कि हम नर्व रूट को ही लोकलाइज करें। जो पाथवे है उसकी मदद से हम पता लगेंगे कौन सा नर्व रूट अफेक्टेड है। नेक की मूवमेंट्स जो है स्पेशली कुछ खास जो पोजीशंस हैं या एक्सटेंशन है उनसे फिर पेन और ज़्यादा एग्जैसरबेट होगा। दूसरा पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसियाज जो हैं और सेंसरी लॉस ये भी अफेक्टेड सेगमेंट में हो सकता है। एंड देयर में बी द लोअर मोटर न्यूरॉन साइन जैसे वीकनेस, वेस्टिंग, रिफ्लेक्स इम्पेयरमेंट। पैरेस्थीसिया हमें पता है टिंगलिंग पिंस एंड नीडल जैसी सेंसेशन होगी उस डर्माटोम पे, अफेक्टेड नर्व रूट पे। फॉर एग्जांपल जैसे C6 रेडिकुलोपैथी है तो उसमें अंगूठे पे और इंडेक्स फिंगर पे जो है होगी टिंगलिंग, लेकिन अगर C7 है तो मिडल फिंगर पे होगी। देन सेंसरी लॉस मैंने आपको बताया कि हो भी सकता है एब्सेंट सेंसेशन होगी या रिड्यूस सेंसेशन। दूसरा, लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन यानी वो जो मसल होगा ना मायोटोम वो वीक होगा, वीकनेस होगी। फॉर एग्जांपल अगर C6 इन्वॉल्व है उसकी कंप्रेशन हो रही है तो बाइसेप्स वीक होंगे, अगर C7 है तो उससे ट्राइसेप वीक होंगे।
वीकनेस के अलावा वेस्टिंग भी होगी, एट्रोफी। ओवर टाइम अगर नर्व कंप्रेशन बहुत काफ़ी टाइम तक रही तो फिर मसल श्रिंक हो जाएगा, और रिफ्लेक्स इम्पेयरमेंट यानी डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो बाइसेप रिफ्लेक्स है C5/6 और ट्राइसेप रिफ्लेक्स C7, ये डिमिनिश हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा उस अफेक्टेड साइड पे, ठीक है। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस होंगे। पैरेस्थीसिया, सेंसरी लॉस भी हो गया, और पेन तो हो ही रहा है, मोटर न्यूरॉन वाले भी साइंस हो गए। अच्छा, अभी अगर आप ये फिगर देखें तो इसमें जो है इस फिगर में देखें स्पेसिफिक नर्व रूट के सिम्टम्स गिवन है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल है, एक है C5 रेडिकुलोपैथी, C6 रेडिकुलोपैथी एंड C7 रेडिकुलोपैथी। C5 में क्या हो रहा है कि शोल्डर पर पेन है, नमनेस है, आउटर आर्म पर भी, शोल्डर एंड आउटर आर्म। डेल्टोइड मसल की वीकनेस हो गई है, तो शोल्डर की एब्डक्शन में वीकनेस है, और बाइसेप्स की भी यानी एल्बो की फ्लेक्शन में वीकनेस है। एक तो डेल्टोइड में तो शोल्डर एब्डक्ट नहीं हो रहा, दूसरा बाइसेप्स एल्बो फ्लेक्स नहीं हो रहा, और डिमिनिश्ड बाइसेप रिफ्लेक्स है। देन है C6 रेडिकुलोपैथी। इसमें क्या हो रहा है कि पेन एंड नमनेस रेडिएट कर रही है डाउन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, पूरा इंडेक्स फिंगर थंब तक चली गई है, वो रेडिएट कर रही है। वीकनेस बाइसेप में है और रिस्ट के एक्सटेंसर्स में, यहाँ ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होगा। C5 में बाइसेप रिफ्लेक्स नहीं हो रहा था, यहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस नहीं होगा। थर्ड जो है C7 रेडिकुलोपैथी, यहाँ पर पेन नमनेस रेडिएट करेगी मिडिल फिंगर तक C7 में, और अब ट्राइसेप वीक हो जाएंगे यानी एल्बो की एक्सटेंशन वीकनेस होगी, रिस्ट के फ्लेक्सर्स की भी वीकनेस होगी। C6 में एक्सटेंसर्स की, यहाँ पर फ्लेक्सर्स की, एंड डिमिनिश ट्राइसेप रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अब ये सारे हो गए इसके 3 जो मेजर फाइंडिंग्स हमें जो मिलती हैं सर्वाइकल नर्व रूट कंप्रेशन में, C5। उसके बाद देखें कि इन्वेस्टिगेशंस हम कौन से करवाएंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में। जब पेशेंट को किसी ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है तो हमने इमेजिंग नहीं करवानी होती, आइसोलेटेड अगर सर्वाइकल पेन है उसमें हम इमेजिंग नहीं करवाते। वैसे रेडिकुलर सिम्टम्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो MRI होता है। एक्सरे भी लिमिटेड बेनिफिट देता है एक्सक्लूडिंग द डिस्ट्रक्टिव लीजन्स, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ रियरली ऐड हम करते हैं टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन विथ MRI, ठीक है। मेनली हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सेंसेशन, मोटर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। एक प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है स्पर्लिंग टेस्ट, जिसमें हम जो है नेक को कंप्रेस करेंगे वाइल टिल्टिंग द हेड, इस तरह की क्लिनिकल टेस्ट करेंगे। MRI, देन MRI मैंने आपको बताया गोल्ड स्टैंडर्ड है रेडिकुलर सिम्टम के लिए। अगली इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया कि एक्सरे है, एक्सरे में अगर डिस्ट्रक्टिव लेशन है तो उसमें वैसे लिमिटेड यूज है इसका सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स के लिए। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ में इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन स्टडीज़ से हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल्स और नर्व्स की देख सकते हैं, ठीक है। अगर MRI पे हमें नर्व कंप्रेशन मिल रही है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ करवाएं, ठीक है। लेकिन ये हम तब करवाते हैं जब हमें रेडिकुलोपैथी को पेरिफेरल नर्व इंट्रैपमेंट से डिफरेंशिएट करना हो, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम से। मैनेजमेंट क्या है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हमने एनाल्जेसिक पेन के लिए देने होते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और फिजियोथेरेपी एनाल्जेसिक में जैसे ओवर द काउंटर जो NSAIDs होती हैं ये हम देते हैं। सीवियर पेन है तो मसल रिलैक्सेंट या न्यूरोपैथिक पेन वाली मेडिकेशन। दूसरा फिजियोथेरेपी हम देंगे जिसमें जॉइंट की मोबिलिटी नेक में रीस्टोर करने वाली मैनुअल थेरेपी, ट्रैक्शन, थोड़ा सा जेंटल पुलिंग ऑफ द नेक टू क्रिएट स्पेस फॉर द नर्व रूट, ट्रैक्शन दी जाती है। थेरापिटिक एक्सरसाइज भी होती हैं शोल्डर मसल्स की, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पोस्चर करेक्शन ताकि सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस कम पड़े, और हीट, आइस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ये भी पेन रिलीफ के लिए की जाती है, ठीक है। ये सारे फिजियोथेरेपी में आ गए। तो इससे जो है रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम होती है ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में, लेकिन कुछ को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डाइसेक्टमी या रेडिकुलर डीकम्प्रेशन, ठीक है। तो मेडिकल में वैसे और इसने नहीं लिखी एनाल्जेसिक फिजियोथेरेपी। सर्वाइकल कॉलर भी होता है, सॉफ्ट कॉलर, जो रेस्ट देगा और मूवमेंट नेक की रिड्यूस करेगा, तो उससे नर्व की इरिटेशन कम होगी। और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, एक्टिविटीज़ अवॉइड करें जिससे पेन एक्सासर्बेट हो या स्ट्रेस पड़े नेक पे। स्टीरॉयड के इंजेक्शन, एपीड्यूरल स्टीरॉयड या सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक भी किया जा सकता है ताकि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दी जाए डायरेक्टली उस इरिटेटेड नर्व रूट पे, तो उससे भी सिग्निफिकेंट पेन रिलीफ होता है। सर्जिकल अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया कंजर्वेटिव से 6 से 12 हफ्ते हो गए हैं
या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बढ़ गया है, वीकनेस बढ़ रही है, स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन बढ़ रही है, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं उस कंप्रेस नर्व रूट की। वैसे यहाँ सर्जरी नहीं लिखी हुई, हम करते हैं एंटीरियर सर्वाइकल डायसेक्टमी फ्यूजन, ठीक है। दूसरी एंटीरियर सर्वाइकल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी। एंटीरियर सर्वाइकल डायसेक्टमी एंड फ्यूजन में हमने ना वो जो डीजेनरेटिव डिस्क है उसको रिमूव कर देंगे फ्रंट ऑफ द नेक से, और वर्टिब्रा जो है वो आपस में फिर फ्यूज़ हो जाएंगे विद बोन ग्राफ्ट या इम्प्लांट लगा के। जबकि एंटीरियर सर्वाइकल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी में फ्यूजन के बजाय हमने एक आर्टिफिशियल डिस्क ही लगा देनी है ताकि मोशन प्रिजर्व रहे। थर्ड सर्जरी पोस्टीरियर सर्वाइकल फोरामिनोटोमी, जिसमें हमने बोन या डिस्क मटेरियल को पीछे से बैक ऑफ द नेक से रिमूव करना है। एंटीरियर में आगे से, यहाँ पोस्टीरियर से करेंगे, और ताकि वो फोरामेन इनलार्ज हो, प्रेशर रिलीफ हो नेक रूट पे विदाउट फ्यूजिंग द वर्टिब्री। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कंप्लीट हुई। अगली जो हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। अब सर्वाइकल माइलोपैथी क्या है? डोर्सल मीडियल हर्निएशन ऑफ द डिस्क एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स बोनी बार्स और posterior osteophytes may result in the pressure on the spinal cord or anterior spinal artery which supply anterior 2/3 of the cord। यानी क्या कहना चाह रहा है कि सर्वाइकल माइलोपैथी जो होता है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इन द नेक भी कहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को हम पिंच्ड नर्व कह रहे थे कि जब स्पाइन कंप्रेस हो रही थी या इरिटेट हो रही थी तो उससे नर्व रूट जो है जब वो नर्व रूट इरिटेट हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था, तो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो रहा था, उसको हम पिंच्ड नर्व कह रहे थे इन द नेक। लेकिन ये है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इन द नेक। होता क्या है कि इसमें कंप्रेशन होती है इंडिविजुअल नर्व रूट्स की, यानी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में इंडिविजुअल नर्व रूट की कंप्रेशन हो रही थी। यहाँ सर्वाइकल माइलोपैथी मोर सीरियस कंडीशन है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की पूरे के अंदर जो है ना कंप्रेशन हो रही है, विद इन द सर्वाइकल स्पाइन के ही अंदर, रूट बाहर नहीं, और अंदर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है। तो उससे क्या होगा? ब्रॉड रेंज ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होंगे, ऑफन दोनों अपर और लोअर लिम्ब को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या वजूहत है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की इन द सर्वाइकल माइलोपैथी? एक तो मैंने आपको अभी बताया कि या तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कंप्रेस होगी, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हमारे एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, वो कंप्रेस होगी, इस्कीमिया होगा तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है। दूसरा, या तो ट्रांसवर्स बोनी बार, जो मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स बोनी बार बन गए हैं, जिसको हम या फिर पोस्टीरियर ओस्टियोफाइट कहते हैं, ठीक है। यानी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ही हुई है, उसमें हमने पढ़ा था बोनी स्पर्स बनते हैं, बैक साइड पर बने हैं, वर्टिब्रल बॉडी की बैक साइड पे, और अक्रॉस द विड्थ ऑफ द स्पाइनल कनाल, और ये भी स्पाइनल कनाल को नैरो कर रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेंगे। इसमें एक और कॉज डोर्सोमीडियल डिस्क हर्निएशन भी आ जाता है, और लिगामेंटम फ्लेवम की थिकनिंग, उस थिकनिंग से भी जो है कॉर्ड पर कंप्रेशन होगी, बक्कल करेगा ना कनाल को, ठीक हो गया। तो अब क्या क्लिनिकल फीचर होंगे सर्वाइकल माइलोपैथी में, यानी स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन में? ब्रॉड न्यूरोलॉजिकल पिक्चर होगी। वैसे तो ये इंसीडियस ऑनसेट होता है, इसका पता ही नहीं चलता और पेनलेस होता है, लेकिन एक्यूट डिटोरिएशन जो है वो ट्रॉमा के बाद होगी, स्पेशली हाइपर एक्सटेंशन इंजरी जब हो, ठीक है, इस तरह का ट्रॉमा हो, हाइपर एक्सटेंशन, तो उसमें होगा। अपर मोटर न्यूरॉन वाले भी साइंस होंगे, ठीक है। इंसीडियस ऑनसेट यानी पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि इसका डिफरेंस यही है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से माइलोपैथिक, कि ये स्लोली महीनों या सालों तक डेवलप करेगी, और साथ में नेक पेन नहीं भी होगा, पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि उसको, जब तक कि सिम्टम सीवियर नहीं हो जाते। एक्यूट डिटोरिएशन, लेकिन हमने कहा जब भी अगर हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होगी, जैसे विप्लैश इंजरी जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में होती है मोस्टली, तो उसमें ट्रॉमा के बाद ये सडन, मतलब ग्रेजुअली जो है वो सडन वर्सनिंग होगी। पहले ग्रेजुअली हो रहा था, अब ट्रॉमा हुआ तो सडन इसकी वर्सनिंग हो जाएगी और उस एग्जिस्टिंग कंप्रेशन को वर्सन कर देगी। और अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस हमें मिलें कि ये इस स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन का हॉलमार्क होता है, अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस, ठीक है। यानी स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्लोनस, पॉजिटिव बेबिंस्की साइन, वीकनेस होगी, ठीक है। सेंसरी लॉस होगा अपर लिम्ब में, अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस हो गए। अब सेंसरी लॉस अपर लिम्ब में याद रखिएगा कॉमन है, और टिंगलिंग, नमनेस, प्रोप्रोसेप्शन, लॉस इन द हैंड विथ प्रोग्रेसिव क्लमजीनेस, ये सारे फीचर्स होंगे। सेंसरी मैनिफेस्टेशन लेग्स में इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है, अपर लिम्ब में ज़्यादा हो रही है, लेग्स में लेस कॉमन। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रोग्रेस करता है ग्रेजुअली, और मैच्योरेशन की डिस्टर्बेंस भी वेरी लेट फीचर होता है,
ठीक है। वेरी लेट फीचर इसका याद रखिए सर्वाइकल माइलोपैथी का, डिस्टर्बेंस ऑफ मिक्चुरेशन यानी ब्लेडर का डिस्फंक्शन, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इनकंटिनेंस, रिटेंशन, ये सीरियस लेट साइन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन के। अब यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे, जो डेफिनेटिव टूल होता है सर्वाइकल माइलोपैथी को डायग्नोस करने का, वो है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करेगा हमें स्पाइनल कॉर्ड की, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल देगी, कहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, कितना कंप्रेशन हो रहा है, ऑस्टियोफाइट है, लिगामेंट है या डिस्क की वजह से है, या स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ही कोई इशू है, एडिमा या माइलोमलेशिया ड्यू टू क्रोनिक कंप्रेशन। और इससे हम MRI से या रेयरली माइलोग्राफी भी करते हैं, जो कि ओल्डर प्रैक्टिस है, या फिर जब MRI कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो हमने ये इंजेक्टिंग डाई जो है स्पाइनल कनाल में ही डालना होता है, और फिर हम एक्सरे या CT स्कैन लेते हैं, तो उससे भी हम स्पाइनल कॉर्ड को विजुअलाइज करेंगे, कंप्रेशन का हमें पता चलेगा। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़, जब MRI से हमें स्ट्रक्चरल कंप्रेशन कंफर्म हो जाएगी, समटाइम इवोक्ड पोटेंशियल से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो MRI या रेयरली माइलोग्राफी विल डायरेक्ट सर्जिकल इंटरवेंशन। फॉर्मर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन, यानी जिस जगह पर कंप्रेशन हो रही है वहाँ पर क्या स्टेट है स्पाइनल कॉर्ड की, वो भी हमें MRI से पता चलेगा। यानी वहाँ पर ओस्टियोफाइट है या लिगामेंट है, डिस्क है, और वहाँ पे एडिमा तो नहीं हो गया, माइलोमलेशिया, ये सारी चीज़ें। मैनेज कैसे करें सर्वाइकल माइलोपैथी, कॉर्ड की कंप्रेशन हो रही है तो ये मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होती है, सर्जिकल इंटरवेंशन, स्पेशली अगर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। ठीक है, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स में लेमिनेक्टमी, एंटीरियर डाइसेक्टमी, ये जो है डिसेबिलिटी की प्रोग्रेशन को अरेस्ट कर देंगे, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है वो नहीं रूल होती। बस हमने जो है स्पाइनल कॉर्ड को डीकम्प्रेस करना होता है, सर्जरी का एम यही है। The decision as to whether the surgery would be undertaken may be difficult. Manual manipulation of the cervical spine is of no proven benefit and precipitate acute neurological deficit. यानी हम एक तो या लेमिनेक्टमी करेंगे, यानी जिसमें हमने पार्ट या सारे का सारा लेमिना, वर्टिब्रिया का जो बोनी आर्क होता है ना, बैक ऑफ द वर्टिब्री पे होता है, उस बोनी आर्क को लेमिना कहते हैं, उसका थोड़ा हिस्सा या पूरा लेमिना निकाल देंगे ताकि एक थोड़ी सी जगह बने स्पाइनल कॉर्ड के लिए, स्पेस हो। और उसके बाद हमने फ्यूजन करनी होती है, इसको कहेंगे लेमिनेक्टमी। दूसरी थी एंटीरियर डाइसेक्टमी एंड फ्यूजन, ये रेडिकुलोपैथी की तरह है। अगर डिस्क हर्निएशन वजह बनी है माइलोपैथी की, तो हम इसको फ्रंट से रिमूव करेंगे और वर्टिब्री को फ्यूज़ करेंगे। ठीक है। दूसरा लेमिनोप्लास्टी, अल्टरनेटिव टू लेमिनेक्टमी, जहाँ पे लेमिना हिंज्ड ओपन है और सिक्योर्ड है इन द वाइडर पोजीशन, तो फिर हम डीकम्प्रेस करेंगे कॉर्ड को वाइल प्रिजर्विंग सम पोस्टीरियर एलिमेंट। Corpectomy, removal of a part of vertebral body, often for more extensive anterior compression, followed by fusion. तो यानी ये सर्जरीज भी हम कर रहे हैं, लेकिन इससे बस हम प्रोग्रेशन को अरेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से अगर कंप्रेशन है या इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो उससे भी फ़ायदा नहीं होगा फिर सर्जरी से। डिसीजन टू अंडरटेक सर्जरी क्या है, डिसीजन मुश्किल होता है, weighing the risk of surgery against the potential for continued neurological decline without intervention. मैनुअल मैनिपुलेशन सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है सर्वाइकल माइलोपैथी में, क्योंकि बहुत डेंजरस है, उससे एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन प्रेसिपिटेट होगी, फर्दर जो है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज स्पाइनल कॉर्ड और ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। प्रोग्नोसिस सर्वाइकल माइलोपैथी की वेरिएबल है, बहुत से पेशेंट जो हैं स्टेबलाइज हो जाते हैं खुद ही या इम्प्रूव हो जाते हैं बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, अगर माइल्ड केस है। सर्जरी की इंडिकेशन, अगर कंडीशन प्रोग्रेस कर रही है, स्फिंक्टर डिस्फंक्शन करवा रही है जो कि वेरी लेट साइन होता है, या पायरामिडल साइन करवा रही है, यानी अपर मोटर न्यूरॉन वाली इन्वॉल्वमेंट वर्सन हो गई है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा वर्सन, तो फिर हमने सर्जिकल डीकम्प्रेशन करनी होती है ताकि इरिवर्सिबल डैमेज ना हो। ठीक है, स्फिंक्टर डिस्फंक्शन हो या पायरामिडल साइंस हो। वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोग्नोसिस को, उसमें ओल्ड एज, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, severe neurological deficit prior to surgery generally lead to poor prognosis for neurological recovery. सर्जरी से पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है तो न्यूरोलॉजिकल रिकवरी पुअर होती है। तो इसमें सर्वाइकल माइलोपैथी में अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ही बेस्ट रहता है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुई हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, जिसमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल हमने माइलोपैथी डिस्कस की। ठीक है, ये जो एक नीचे फिगर भी बना हुआ है 28.44, इसमें MRI है जिसमें हमें सर्वाइकल कॉर्ड की कंप्रेशन नज़र आ रही है इन सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस।
अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है वो है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल हमने देखा, अगला लंबर है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर है। तो ये टर्म जो है ना डीजेनरेटिव डिजीज़ेस को ही कवर करती है और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जो कि लंबर स्पाइन में आते हैं। अब इसमें जो पेन की डिस्ट्रीब्यूशन है लंबर और या फिर सैक्रल रूट्स में होगी, यानी शाटिका, ये आलमोस्ट ऑलवेज डिस्क की प्रोट्रूजन की वजह से होता है। लेकिन ये बाकी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स का भी फीचर हो सकता है, जैसे अगर प्रोट्रूजन के अलावा जो कॉजेज़ हैं उसमें अगर स्पाइनल का ट्यूमर है, मैलिग्नेंट डिजीज़ है पेल्विस की, टीबी की वजह से, वर्टिब्रल बॉडीज़ की अगर टीबी हो, ठीक है, जिसको पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, तो उनमें ये लंबर स्पॉन्डाइलोसिस होता है। लेकिन मोस्टली ये ज़्यादातर डिस्क की प्रोट्रूजन से होता है, यानी लंबर डिस्क ना हर्निएट कर जाती है जब न्यूक्लियस पल्पोसस जो सॉफ्ट जेली लाइक सेंटर होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, वो बल्ज करता है या रप्चर कर जाता है थ्रू एन्युलस फाइब्रोसिस, ठीक है। तो बाकी नियर बाय स्ट्रक्चर्स पर प्रेशर देगी, नर्व एंडिंग्स पर, वर्टिब्रल जॉइंट्स पर, नर्व रूट्स पर, तो साइंस एंड सिम्टम होंगे। तो इसमें सबसे पहले है लंबर डिस्क हर्निएशन। एक बात याद रखिए कि ये लंबर स्पॉन्डाइलोसिस ज़्यादा वज़न लेने से, उठाने से, ठीक है, हैवी लिफ्ट वेटिंग विथ फ्लेक्स्ड स्पाइन। दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इनका रोल है। तो पैथोफिजियोलॉजी किस तरह है कि लंबर डिस्क की ही इसमें हर्निएशन हो जाती है, जो कि कैसे मैनिफेस्ट करेगी, लंबर लॉर्डोसिस हो जाएगा, यानी नेचुरल इनवर्ड कर्व हो जाएगा, लोअर बैक जो है वो फ्लैटन हो जाएगी, जो हमारा नेचुरल इनवर्ड कर्व होता है वो ख़त्म हो जाएगा, लोअर बैक बिल्कुल सीधी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, लंबर लॉर्डोसिस लॉस हो जाएगा। दूसरा पैरा स्पाइनल मसल स्पाजम, यानी जो हमारी स्पाइन के अलॉन्ग साइड पर मसल्स है ना, उनका इनवॉलेंट्री वो टाइटन होंगे, पेन होगा, स्टिफनेस होगी। अब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हमें इंडिकेट करेंगे कि कौन सा नर्व रूट इन्वॉल्व हुआ है। उसमें है लेसिगी साइन, दूसरा फिमोरल नर्व स्ट्रेच टेस्ट। लेसिगी साइन में हमने स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट भी इसको कहा जाता है। अगर जो है स्ट्रेटन लेग को रेज किया जाए, उठाया जाए उस अफेक्टेड साइड पे, तो जो अफेक्टेड साइड होगी ना, जहाँ पर लंबर अफेक्टेड हुआ है, वो हिप की फ्लेक्शन को लिमिट कर देगा। और यानी हिप को फ्लेक्स करके हम अपनी टांग ऊपर उठाते हैं ना, सीधी टांग को, तो उसको लिमिट कर देगा अगर उस साइड पे ये लंबर डिस्क हर्निएशन हुई है। और पेशेंट को पेन होगा जिसका मतलब है कि उसके नर्व रूट पर प्रेशर पड़ रहा है, S1 पर या L5 पर। दूसरा है फिमोरल नर्व स्ट्रेच टेस्ट। अगर लेसिगी साइन नेगेटिव आया लेकिन पेशेंट को जो है बैक पेन इंड्यूस हो रहा है बाय हाइपर एक्सटेंडिंग द हिप, तो इसका मतलब है कि L3 या L4 नर्व रूट्स इन्वॉल्व हैं। लेसिगी साइन में जब हिप मतलब सीधी स्ट्रेट लेग को रेज़ किया तो उससे जो है हिप की फ्लेक्शन लिमिट हो रही थी, पेन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन जो है जब हिप की तो उससे बैक पेन हो रहा है। तो इस यहाँ पर इसका मतलब है L3 या L4 नर्व रूट हैं फिमोरल नर्व स्ट्रेच में, L3 या L4, लेकिन लेसिगी में जो है वो S1 या L5। यानी पेशेंट लेटा हुआ होगा लेसिगी टेस्ट में, एग्जामिनर उसकी लेग को ना पैसिवली रेज करेगा, अफेक्टेड लेग को, उसका नी लेकिन सीधा ही होगा, एक्सटेंडेड। तो पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, अगर पेशेंट को जो है रेडिएटिंग पेन शाटिका महसूस हो रहा है डाउन द लेग, टिपिकली बिलो द नी, जब 30 to 70 डिग्री की हिप फ्लेक्शन की गई, तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। और ये पेन बिल्कुल जो है सिम्टम्स की तरह का ही होगा जैसे उसको रोज़मर्रा में सिम्टम हो रहे हैं जिस कंप्लेन से वो आया है। इसमें मैकेनिज़्म ये है कि जैसे ही पेशेंट अपनी लेग को सीधा करता है ना, तो उससे शैटिक नर्व और उसके रूट जो स्पाइनल कनाल से निकल रहे हैं वो स्ट्रेच होंगे। तो अगर डिस्क की हर्निएशन कंप्रेस कर रही है नर्व रूट को, अगर उसको लंबर डिस्क हर्निएशन वाकई है, तो इस स्ट्रेच से ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज नर्व जो है इरिटेट होगी और पेन होगा। ठीक है, ये हाई सेंसिटिविटी रखता है टेस्ट, लेकिन इसकी लो स्पेसिफिसिटी है। दूसरा जो फिमोरल नर्व स्ट्रेच टेस्ट होता है, जो इसको हम रिवर्स लेसिगी भी कहते हैं या प्रोन नी बेंडिंग टेस्ट, तो उसमें फिमोरल नर्व रूट को ये टारगेट करता है, L2, L3, L4 को। और ये हम तब करेंगे जब प्राइमरी पेन उसको फ्रंट ऑफ द थाई पर है, इसका मतलब है उसको हायर लंबर डिस्क हर्निएशन हुई है ऊपर। इसमें पेशेंट अपने स्टमक पर लेटेगा, प्रोन होगा, याद रखिएगा, तभी तो एग्जामिनर उसको पैसिवली फ्लेक्स करेगा उसकी नी को और टूवर्ड द बटक लेके आएगा, उसकी हील बटक पर लेके आएगा। कुछ वेरिएशन में हिप को जेंटली एक्सटेंड भी किया जाता है।
पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, जब पेन प्रोड्यूस होगा इन द एंटीरियर थाई वाले रीजन पे या ग्रोइन वाले रीजन पे, जो कि नीचे थाई तक रेडिएट करेगा। अब इसमें क्या मैकेनिज्म है, इस मैन्यूवर से ना जो फीमोरल नर्व है उसके रूट्स वो स्ट्रेच होंगे। अगर डिस्क की हर्निएशन है तो ये स्ट्रेच से और प्रोवोक होगा पेन, ठीक है। तो ये भी हायर जो लंबर डिस्क हर्निएशन है उनके लिए ये रिवर्स लेसी की साइन हम करते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो नीचे इस फिगर में देखें लंबर नर्व रूट कंप्रेशन के जो है फाइंडिंग्स गिवन है। अच्छा, इस फिगर में देखें तो लंबर नर्व रूट कंप्रेशन में L4 नर्व रूट कंप्रेशन है, जो कि ऑफन कौन से डिस्क के लेवल पे होता है, L3 से L4 के दरमियान L4 नर्व रूट कंप्रेस होगा। तो इसकी पेन डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखें, डर्माटोम ये लोअर बैक से लेके डाउन फ्रंट आ रहा है एंटीरियरली और इनर मीडियल थाई को अफेक्ट कर रहा है, फिर नीचे एक्सटेंड जा रहा है, लोअर एक्सटेंड कर रहा है फ्रंट ऑफ द लोअर लेग, नी, सम टाइम इनर साइड ऑफ एंकल एंड फुट तक, ठीक है। अब यहाँ पे जब वीकनेस जो है ना कहाँ पर होगी, नी की एक्सटेंशन में डिफ़िकल्टी होगी, यानी क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल अफेक्ट होगा। और ये ज़्यादा तब नोटिस होगा जब पेशेंट जो है क्लाइंब करेगा स्टेयर्स या लेग को सीधा करने की कोशिश करेगा, तो एक्सटेंशन में इशू है, वीकनेस है, ठीक है। और रिफ्लेक्स चेंजेस क्या हैं, जो रिफ्लेक्स लॉस हुआ है वो पेशेंट का जो नी जर्क रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट होगा, जो पैटेलर रिफ्लेक्स है या डिमिनिश हो जाएगा। और यही अगर किसी को आपका नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट मिल रहा है तो L4 इन्वॉल्वमेंट का ये की इंडिकेटर होता है, ठीक है। और सेंसरी चेंजेस की बात करें तो नमनेस या एल्टर्ड सेंसेशन पेशेंट को एंटीरियर थाई, नी, मीडियल लोअर लेग और फुट पर होगी। दूसरा है L5 के लेवल, L5 नर्व रूट की कंप्रेशन लेवल कौन सा होगा, ऑब्वियसली L4 से L5 के दरमियान L5 कंप्रेस होगी। पेन यहाँ का जो है लोअर बैक या बटक से स्टार्ट होगा, ठीक है। वहाँ तो लोअर बैक से फिर एंटीरियरली आ रहा था, इनर मीडियल थाई, फिर नीचे भी मीडियली जा रहा था। यहाँ पर लोअर बैक या बटक से फिर रेडिएट करेगा बैक ऑफ द थाई, बैक से ही फिर नीचे पीछे ही बैक से ही रेडिएट करके बैक ऑफ द थाई एंड काफ, फिर जो है डोर्सम ऑफ द फुट पर आ जाएगा, एक्सटेंडिंग द बिग टो हेलिक्स को, हेलिक्स की तरफ आएगा, ठीक है, अंगूठे की तरफ। और कभी कभार सेकंड, थर्ड और फोर्थ टो तक भी आ सकता है। स्टार्ट पीछे से हुआ, पीछे से फिर काफ पूरे नीचे तक आएगा, डोर्सम ऑफ द फुट तक, फिर उंगलियों को, पैरों को, अंगूठे को इन्वॉल्व करेगा। पेन वीकनेस जो यहाँ पर होगी L4 में तो एंकल रिफ्लेक्स लॉस हो रहा था, रिफ्लेक्स की बात कर रही हूँ। L4 में वीकनेस हो रही थी क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, पेशेंट टांग सीधी नहीं कर पा रहा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा। यहाँ L5 में जो वीकनेस है वो एंकल की डोर्सिफ्लेक्शन में, यानी फुट ड्रॉप होगा, फुट उठा नहीं पाएगा ग्राउंड से, तो स्टेपेज गेट होगा, पेशेंट को अपने नी को वो लिफ्ट कर रहा होगा ताकि उसके फुट की ड्रैगिंग ना हो, ठीक है। ग्रेट टो की एक्सटेंशन, टो को भी ऊपर नहीं उठा पाएगा, एंकल को इवर्ट भी नहीं कर पाएगा। रिफ्लेक्स कौन सा लॉस होगा, यहाँ पर जो पोस्टीरियर टिबियल रिफ्लेक्स है वो लॉस होगा। वैसे तो कोई भी एली साइडेड रिफ्लेक्स इसमें कंसिस्टेंटली अफेक्ट नहीं होता, लेकिन पोस्टीरियर टिबियल रिफ्लेक्स जो है डिमिनिश हो सकता है, लेकिन वैसे वो ये लेस रिलायबल है देन द पैटेलर एंड एचएलएस। सेंसरी चेंजेस में एल्टर्ड सेंसेशन या नमनेस होगी, लेटरल लेग, डोर्सम ऑफ द फुट एंड बिग टू। लास्ट L4 हो गया। L5 अब S1 की कंप्रेशन हुई है। S1 नर्व रूट कहाँ होगा, L5 से S1 के दरमियान। पेन कहाँ है, पेन लोअर बैक से रेडिएट हुआ, बटक से नीचे, बैक ऑफ द थाई, काफ, आउटर साइड ऑफ द फुट तक गया और लिटिल टो तक, जो पांचवी हमारी उंगली होती है पैर की। L5 में तो फिर अंगूठे के पास डोर्सम ऑफ द फुट में गया, लेकिन ये पीछे से पीछे जाके नीचे भी आया अगर, तो लेटरल साइड ऑफ द फुट और फिफ्थ टो पे पेन होगा। यहाँ वीकनेस अब प्लांटर फ्लेक्शन में होगी। डोर्सीफ्लेक्शन पहले पड़ा, अभी प्लांटर फ्लेक्शन, यानी नीचे पुश नहीं कर रहा टो को, गैस पेडल प्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब नीचे करके रख रहा है। वीकनेस है तो नीचे गैस पेडल की तरह प्रेस नहीं कर रहा, तो यानी पेशेंट अपने टिप टोज पर स्टैंड नहीं हो पाएगा।
उसकी एंकल की इवर्जन में जो है वीकनेस है, हिप की एक्सटेंशन में भी वीकनेस होगी क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस की वजह से। अब यहाँ रिफ्लेक्स चेंज क्या होगा, उसका एचएलएस रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश होगा या एब्सेंट होगा, एंकल जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। एचएलएस यहाँ पर अफेक्ट हुआ है और ये एचएलएस अफेक्ट हुआ, यही की इंडिकेटर है कि भाई पेशेंट की S1 इन्वॉल्वमेंट है। सेंसरी चेंजेस की मैं अगर बात करूँ तो उसके पोस्टीरियर काफ पर जो है अल्टर्ड सेंसेशन होंगी और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पर, जिसमें लिटिल टो भी आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टाइप्स थी। तो हम लंबर डिस्क हर्निएशन देख रहे थे, पूरी हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी। अब इसके क्लिनिकल फीचर याद रखिए। इसका ऑनसेट या तो अचानक होगा ये हर्निएशन के फीचर्स, या ग्रेजुअली होंगे, ठीक है। ऑनसेट एक्यूट भी हो सकता है, सडनली या ग्रेजुअल। Alternatively, repeated episode of low back pain may precede sciatica by month or year, ठीक है। यानी पहले पेशेंट को हिस्ट्री होगी बार बार लो बैक पेन के एपिसोड्स की हिस्ट्री, प्रिसीडिंग द ऑनसेट ऑफ sciatica बाय मंथ और इवन ईयर्स पहले उसको sciatica की कंप्लेन होगी, sciatica का पेन। कॉन्स्टेंटली अगर उसको एकिंग पेन लंबर रीजन पर महसूस होगा जो कि बटक्स की तरफ रेडिएट कर रहा है, थाई, काफ और फुट की तरफ, ठीक है। पेन जो है फिर एग्रावेट कैसे हो रहा है, एक्टिविटीज़ जो स्पाइनल प्रेशर को बढ़ाएं, जैसे खांसने से, स्ट्रेनिंग से प्रेशर बढ़ता है ना स्पाइनल कॉर्ड पे, तो पेन बढ़ेगा। रिलीफ कैसे होगा, लेटेगा, लाइंग फ्लैट, तो रिलीफ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, वही MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है जो अवेलेबल है, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह में उस पर पता चलेंगे अच्छे से। प्लेन एक्सरे लंबर स्पाइन का लिटिल वैल्यू रखता है इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिस्क डिजीज़, although they may demonstrate the condition affecting vertebral बॉडी की, अगर वर्टिब्रल बॉडी की डिजीज़ है तो वो उसमें पता चलेगी, वैसे इतनी वैल्यू की नहीं है एक्सरे। CT से हमें हेल्पफुल इमेजेस मिलेंगी, डिस्क की प्रोट्रूजन या नैरोइंग ऑफ द एग्जिटिंग फोरामिना, जहाँ से वो निकल रहे हैं रूट्स, वो नैरो हो गए तो वो हमें CT से पता चलेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो मैनेजमेंट भी हमें आनी चाहिए कि आप किस तरह से आप लंबर हर्निएशन को जो है वो मैनेज करेंगे। 90% जो लोग होते हैं sciatica के साथ वो खुद ही सही हो जाते हैं, खुद ही नहीं, मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने से, जैसे एनाल्जेसिया दे दिया, अर्ली मोबिलाइजेशन, इनसे सही हो जाएगा। बेड रेस्ट रिकवरी नहीं करता, हमने अर्ली मोबिलाइजेशन करनी है, ठीक है। पेन के लिए एनाल्जेसिया दिया, जैसे एनसेड्स, मसल रिलैक्सेंट, न्यूरोपैथिक ड्रग्स, गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, या ओपियोइड्स भी दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि डिपेंडेंसी का रिस्क है। अर्ली मोबिलाइजेशन याद रखिए और एक्टिविटी की मॉडिफिकेशन। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट ऐसा नहीं है बस पेशेंट सोया रहे बेड रेस्ट करे, क्योंकि उससे फिर स्टिफनेस होगी, मसल वीकनेस होगी, डिले रिकवरी होगी। तो ग्रेजुअली पेशेंट ने रिटर्न टू एक्टिविटी करना है, बस मूवमेंट्स को एक्सरसरबेट नहीं करना। बैक को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज करें, स्ट्रेनिंग मैन्यूवर्स को अवॉइड करें, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या लोकल एनेस्थेटिक, ये भी वैल्यूएबल एडजंक्टिव ट्रीटमेंट है। एपिड्यूरल स्टीरॉयड हम देंगे, जहाँ पे कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स हमने एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट करने होते हैं अराउंड द स्पाइनल नर्व, उससे इन्फ्लामेशन और पेन जो है वो कम होगा। शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लिमिटेड है। अगर लिगामेंटस इंजरी की वजह से या जॉइंट डिसफंक्शन साथ में हुआ है तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा, उसकी वजह से अगर नर्व रूट हुआ है ना। सर्जरी की बात करें, अगर कंजर्वेटिव फेल हो गया या इसकी भी स्पेसिफिक इंडिकेशन है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है प्रोग्रेसिवली डेवलप कर रहा है, तो फिर हम उसमें सर्जरी करते हैं। 6 हफ्तों से 3 महीने हो गए, फ़ायदा नहीं हो रहा मेडिकल से, तो सर्जरी करेंगे। या अगर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, वीकनेस, नंबनेस, रिफ्लेक्स का लॉस होना ये बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें हम कहते हैं सेंट्रल डिस्क जो प्रोलैप्स होता है, जिसमें दोनों साइड पर अगर सिम्टम हो रहे हैं, बायलेटरल साइंस एंड सिम्टम एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द स्फिंक्टर फंक्शन, स्फिंक्टर का फंक्शन भी डिसफंक्शन हुआ है, दोनों साइड पर साइन सिम्टम हो रहे हैं, यानी सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, तो उसमें फिर हमने अर्जेंट सर्जिकल डीकम्प्रेशन करनी होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए बायलेटरल सिम्टम हो रहे हैं, दोनों लेग्स वगैरह अफेक्ट हो रही है, वीकनेस, नमनेस, और स्फिंक्टर का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, ब्लेडर की इनकॉन्टिनेंस या बॉवल की, ये क्रिटिकल रेड फ्लैग साइन होता है जो इंडिकेट करता है कि सीवियर कंप्रेशन हुई है नर्व रूट की जो ब्लेडर को सप्लाई कर रही है और बॉवल को, तो इसलिए हमने इमीडिएट सर्जिकल डीकम्प्रेशन करनी है। दैट्स इट। एक हमारी हो गई लंबर स्पॉन्डाइलोसिस कंप्लीट, जो कि थी लंबर डिस्क हर्निएशन।
अगली जो है इसमें आती है लंबर कनाल स्टीनोसिस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि स्पाइनल कनाल नैरो हो गई है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर देगी, नर्व रूट्स पर भी प्रेशर देगी। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कंजेनिटल और एज रिलेटिव डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ये होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? देखिए, स्पाइनल स्टीनोसिस वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एट्रीब्यूटेड है। कनाल देखें नैरो हो गई है तो ब्लड फ्लो हमारे नर्व रूट्स तक नहीं जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगी। इस्कीमिया जो है एक्सरसाइज के दौरान और ज़्यादा एक्सरसरबेट होगी, क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड एक्सरसाइज में बढ़ती है ना नर्व रूट्स की, तो उसमें फिर सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि लंबर कनाल स्टीनोसिस के सिम्टम एक्टिविटी से वर्स होंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ रही है, इस्कीमिया हुआ है उसमें। रेस्ट या बेंडिंग फॉरवर्ड से इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जो हमें डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे? ओल्डर लोगों को ये अफेक्ट करता है, एज देखनी है। स्पाइनल क्लॉडिकेशन, ये इसका हाल मार्क है, आपने नहीं भूलना। स्पाइनल क्लॉडिकेशन यानी एक्सरसाइज से पेशेंट को वीकनेस और पैरासीजिया होंगे, नमनेस टिंगलिंग होगी लेग्स में। सिम्टम एक्सर्शन से बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और पेशेंट को रोक देंगे, वॉक करना रोक देंगे। सिम्टम शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट से ही सही हो जाएगा। स्पेशली पेशेंट अगर बैठ गया, बैंड फॉरवर्ड हुआ, तो स्पाइनल कनाल वाइडन होगी ना, उससे सिम्टम सही हो रहे हैं। तो ये क्रूशियल डिफरेंशिएटर है फ्रॉम द वास्कुलर क्लॉडिकेशन, क्योंकि वास्कुलर हमें पता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की वजह से होता है, लेकिन ये स्पाइनल क्लॉडिकेशन है, स्पाइनल कॉर्ड नैरो हुई है। वास्कुलर में मसला नहीं है जिसकी वजह से इस्कीमिया हो, क्योंकि अगर वास्कुलर होती तो रेस्ट से सही ना होता और रैपिड रिलीफ ना मिलता, जबकि स्टैंडिंग से वर्सन ना होता है। यहाँ पर स्टैंडिंग से एक्सर्शन से वर्सन हो रहा है, वास्कुलर वजह होती तो उसमें ऐसा ना होता। तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन एट रेस्ट इज़ ऑफन सरप्राइजिंगली नॉर्मल। पेरिफेरल पल्सेस हमने देखी, वो हमें सही मिलेंगी, तो हम वास्कुलर क्लॉडिकेशन से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एंकल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा ड्यू टू क्रोनिक S1 नर्व इन्वॉल्वमेंट। वीकनेस या सेंसरी लॉस may only be apparent immediately after exercise when the nerve root are more ischemic. अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएं? पहली चॉइस MRI होती है, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट चॉइस, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट एक्सीडेंट है, क्लियर विजुअलाइजेशन हमें मिलेगी नैरो स्पाइनल कनाल की और कंप्रेस न्यूरल स्ट्रक्चर्स की। CT या माइलोग्राफी भी ज़रूरी होता है अगर MRI कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है MRI की? मेटेलिक इम्प्लांट लगा हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसे MRI मशीन से फोबिया हो, बॉडी हैबिटस। तो CT में वैसे हमें वो नैरो कनाल और ज़्यादा डिटेल में अच्छा नज़र आएगा, और माइलोग्राफी में जहाँ पर हमने कनाल में ही डाई डाल दिया है तो वहाँ नर्व रूट कंप्रेशन वाले एरियाज़ क्लियरली नज़र आएंगे। मैनेज कैसे करें? कंजर्वेटिव है, फिज़िकल थेरेपी, मेडिकेशंस, एनसिड्स वगैरह, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रोलॉन्ग टाइम तक खड़ा ना रहे या अपराइट पोस्चर में वॉक ना करें, वेट मैनेजमेंट करें और वॉकिंग एड्स यूज़ करें। दूसरा सर्जिकल इंटरवेंशन, लंबर लेमिनेक्टमी। ठीक है, इसमें जो है लंबर कनाल की स्टेनोसिस का ये प्रोसीजर है, लेमिना हमने निकालना होता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिले। मतलब डीकम्प्रेशन नहीं होगी, प्रेशर रिलीफ होगा। तो इससे लेमिनेक्टमी से, लंबर लेमिनेक्टमी से फिर पेशेंट आराम से इजीली एक्सरसाइज कर सकता है, फिर उसको ये नहीं होंगे सिम्टम लंबर कनाल स्टेनोसिस के। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस।